के यहाँ चौकीदार का काम किया करता था। अरे भिखाराम, कल रात जब बड़े भैया घर आए तो उन्होंने कहा कि तुम सो रहे थे, क्या इसी बात की तनख्वाह लेते हो तुम? पर मालिक, मैं कल सुबह 7 बजे आया था और बड़े भैया ने मुझे 4 बजे सोते हुए देखा। मुझे भी आराम की जरूरत है, वरना मैं चौकीदारी कैसे करूंगा? भिखाराम ने इतना कहा ही था कि सेठ जी के लड़के, जिन्हें सब बड़े भैया बुलाया करते थे, वो आ गए और कहने लगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पिताजी से जुबान लड़ा रहे हो? तुम्हें तो मैं। बड़े भैया ने इतना कहकर भिखाराम को एक जोरदार धक्का मारा, जिससे भिखाराम के सिर पर चोट लग गई। मालिक, मैं यहाँ पर बरसों से काम कर रहा हूँ। मैंने आज तक यहाँ पर कोई चोरी नहीं की और एक आप हैं कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मेरा सर इतना कहकर भिखाराम बेहोश हो गया। भिखाराम के परिवार ने उसे पास के ही सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। जब उसे होश आया तब उसके सामने पूरा परिवार था। आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ ही हूँ। हम दोनों इस चीज का समाधान जरूर निकालेंगे। उन्होंने आपको पीट के बहुत बड़ी गलती की है। अब रहने भी दो भाग्यवान, वो बड़े आदमी हैं। उन्होंने हमारा परिवार चलाया है, वो भी कई सालों तक। हमें उनसे नहीं उलझना चाहिए। तनख्वाह देते हैं, कोई मेहरबानी नहीं करते। आप दिन रात वहाँ काम करते हैं, इस वजह से आपको पैसे मिलते हैं। कुसुम और भिखाराम बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर कंपाउंडर आया और कहने लगा, आप वहाँ जाकर पैसे जमा कर दीजिए, अब इन्हें आप ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जो इन्हें दवाई दी है उसकी पर्ची ये रही। हाँ हाँ, जा रहे हैं। तुम यूं ना भगाओ हमें, हम सारा पैसा भर देंगे। कुसुम ने तुरंत ही घर के बचे हुए पैसे अस्पताल वाले को दे दिए और अपने पति और बच्चों के साथ घर आ गई। भिखाराम को कुछ दिनों के लिए आराम करने को कहा गया था। हमारे पास बस कुछ ही दिन का राशन बचा है, मुझे इसका कोई ना कोई उपाय निकालना होगा, वरना कठिनाइयां बढ़ जाएंगी। आप चिंता ना करें, हम किसी से कुछ पैसे उधार मांग लेंगे और अपना घर तब तक चलाएंगे जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। भिखाराम कुछ दिनों तक अपने घर पर ही रहता है और अपनी सेहत का ध्यान रखता है। थोड़ा सा ठीक होते ही वो नौकरी ढूंढने लगता है। अब तो कोई उधार भी नहीं देता मुझे, नौकरी के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। भिखाराम मन ही मन सोच रहा था, तभी दूर के एक स्टेडियम से एक गेंद जोर से उछल कर आती है और भिखाराम के ठीक सामने एक गाड़ी के कांच पर लग जाती है, जिससे गाड़ी का कांच टूट जाता है। हाय राम, ये सब क्या हो रहा है? अगर ये गेंद मुझे लग जाती तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता। उस स्टेडियम में गुस्से से चला जाता है और सभी खेलते हुए बच्चों पर चिल्लाने लगता है, ये गेंद किसने मारी? तुम बच्चों के तुम्हारे पिता ने कान नहीं मरोड़े, वरना तुम सब ऐसे ना होते, तमीज से रहते। भिखाराम को गुस्से में वहां आते देख सारे बच्चे डरकर भाग गए और ये दृश्य उस स्टेडियम के मालिक ब्रिजराज ने भी देख लिया और भिखाराम के पास आकर कहा, तुम कौन हो और इतने गुस्से में क्यों हो? क्या बताऊं साहब, बच्चों ने इतनी तेज बल्ले से बॉल मारी कि एक गाड़ी की कांच टूट गई। अगर वही बॉल किसी को लग जाती तो उसका तो जीना दुश्वार हो जाता ना। मुझे कब से तुम जैसे ही आदमी की तलाश थी जो इस बड़े से शानदार स्टेडियम की देख रेख कर सके, और लगता है अब वो आदमी मुझे मिल गया है। मैं कुछ समझा नहीं साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या तुम इस स्टेडियम में चौकीदारी का काम करोगे? पूरे 15,000 तनख्वाह दूंगा। मैं अब तक वेतन पर काम करता था, आज आपने तनख्वाह शब्द का इस्तेमाल किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहले के जमाने में जब एक इंसान 9 लोगों को पाला करता था तब उसे नौकरी कहते थे। जब वो 4 लोगों को पालने लगा तो उसे चाकरी कहने लगे। वेतन यानी अपने आप को संभाल पाना बस। और आप तो मुझे अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं, ये अवसर मेरे हाथ से मैं जाने नहीं दूंगा। तुम चतुर हो, कल से इस स्टेडियम की जिम्मेदारी तुम्हारी। भिखाराम अपने घर खुशी खुशी चला गया और अपनी पत्नी कुसुम से सारी बातें बताने लगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि सब कुछ कुशल मंगल हो जाए। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। सही कहा तुमने, बस कुछ पैसे हाथ में आ जाएं, फिर मैं बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें आगे बढ़ता देखना चाहता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भिखाराम
उस चौकीदारी की नौकरी से बेहद खुश था। भिखाराम ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। स्कूल के बाहर भिखाराम के पुराने मालिक बड़े भैया दिखे। अरे भिखाराम, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ किसकी चौकीदारी करोगे? कि यहाँ अपने नाम के हिसाब से भीख मांगने आए हो? हाँ? अब क्या बताऊं बड़े भैया, मैं तो आपका ही शुक्रगुजार हूँ। अगर आपने मुझे नौकरी से ना निकाला होता तो आज मैं अपने बच्चों का इस स्कूल में दाखिला नहीं करा पाता। भिखाराम इतना कहकर वहां से अपने बच्चे बिल्लू को लेकर चला गया। लेकिन ये बात बड़े भैया को बर्दाश्त नहीं हुई। भिखाराम बहुत कुछ कह गया, इसका बदला जरूर लूंगा मैं। बच्चे को पढ़ाना तो दूर, 2 वक्त के खाने के लिए भी तड़पेगा। बड़े भैया ने अपने सबसे खास नौकर ब्रजेश को बुलाकर कहा, ब्रजेश, तुम मेरे एकदम खास सिपाही हो। अब से तुम्हें दूसरे काम ना करके उस पर कड़ी नजर रखनी है। उसकी बर्बादी ही अब मेरा लक्ष्य है। कौन भैया? भिखाराम। बड़े भैया के कहने पर ब्रजेश भिखाराम पर नजर रखने लगा। इधर बिल्लू की क्रिकेट में बहुत ज्यादा दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। मैं आजकल देख रहा हूँ बेटा कि तुम अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तुम पढ़ाई करते रहते हो, तुम स्कूल में अपना काफी समय बिताते हो और शाम को स्टेडियम में आकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगते हो। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है पिताजी। मैं बड़े होकर एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है बिल्लू, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बैट लेके आऊंगा। आजकल बहुत से युवा क्रिकेट में अपने भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं तुम्हारे शौक को बुरा भला नहीं कहूँगा, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। अपने पिता की बात सुनकर बिल्लू खुश हो गया, मगर भिखाराम नहीं जानता था कि उसकी और उसके बेटे की बातें ब्रजेश चुपके से सुन रहा था। ब्रजेश सीधे बड़े भाई के पास जाकर बोला, भिखाराम एक स्टेडियम में नौकरी कर रहा है बड़े भाई, और स्टेडियम का मालिक उसे अच्छी खासी सैलरी भी दे रहा है। यहाँ तक कि भिखाराम का बेटा बिल्लू अच्छे स्कूल में पढ़ने के साथ साथ बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलता है। मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब बिल्लू एक बहुत ही अच्छा प्लेयर बनकर भारत का नाम रोशन कर देगा। ब्रजेश, मैंने तुम्हें नजर रखने के लिए कहा था, उसका और उसके बेटे का भविष्य बताने के लिए नहीं। तुमने तो खड़े खड़े ही उसका आगे तक का भविष्य मुझे बता दिया। अब मैंने अपनी आंखों से जो देखा बड़े भैया, वही आपको बता रहा हूँ। तुमने अपनी आंखों से जो देखा, बस मुझे वही जानना था। आगे मैं भिखाराम और उसके परिवार को खुद देख लूंगा। मैं भी देखता हूँ कि उसका बेटा क्रिकेटर कैसे बनता है। उस शाम के समय रोज बिल्लू पर नजर रखने के लिए स्टेडियम पहुंच जाता। शायद बड़े भाई किसी मौके का इंतजार कर रहा था। एक दिन बिल्लू ने क्रिकेट खेलते समय एक छक्का मार दिया और बॉल सीधे बड़े भाई के कार के शीशे पर जाकर टकराई। बिल्लू, ये तूने क्या किया बेटा? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह के शॉट मत मारा करो। देखो, तुमने कार के शीशे का नुकसान कर दिया। तभी वहां पर बड़ा भाई गुस्से में आकर बोला, तुम्हें यहाँ स्टेडियम की चौकीदारी करने के लिए रखा गया है ना, कि इस स्टेडियम को इस्तेमाल करने के लिए रखा गया है? स्टेडियम का मालिक ब्रजराज भी वहां आ गया। क्या हुआ भिखाराम? मैं बताता हूँ क्या हुआ ब्रजराज जी। आपने इसको स्टेडियम की चौकीदारी के लिए रखा हुआ है ना, या दूसरों के कार के शीशे तोड़ने के लिए? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। आपसे पहले ये मेरे यहाँ पर नौकरी करता था। एक दिन मैंने इसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और इसे नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद ये आपके यहाँ स्टेडियम पर चौकीदारी करने लगा, मगर अब ये आपके स्टेडियम पर चौकीदारी करने के बहाने अपने बेटे को क्रिकेट खिला रहा है। ना जाने कितनी ही कारों के शीशे को इसका बेटा तोड़ चुका है। वो तो अच्छा हुआ कि आज मैंने इसे देख लिया। बड़े भाई की बात सुनकर ब्रजराज भिखाराम पर क्रोधित हो गया। मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें यहाँ पर नौकरी दी थी, और तुम इस जगह की चौकीदारी करने की बजाय अपने बेटे बिल्लू को क्रिकेट सिखा रहे हो। और तो और तुम चोर भी निकले। निकल जाओ यहाँ से। ऐसा मत कीजिए मालिक, अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे इससे क्या मतलब कि तुम कहाँ जाओगे? मैंने तुम्हें यहाँ पर स्टेडियम में नौकरी के लिए रखा था, ना कि तुम्हारे बेटे को खिलाड़ी बनाने का मैंने कोई ठेका ले रखा है। जानते भी हो एक खिलाड़ी बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भिखाराम ब्रजराज के सामने हाथ जोड़ता रह गया, मगर ब्रजराज ने
भिखाराम की एक बात नहीं मानी। थक हार कर भिखाराम अपने बेटे बिल्लू को लेकर घर चला गया। दिल छोटा मत कीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, इसमें हमारी ही कोई ना कोई भलाई होगी। उस दिन के बाद भिखाराम फिर से बेरोजगार हो गया। बेरोजगार होने की वजह से वो बिल्लू के स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाया और बिल्लू को स्कूल से निकाल दिया गया। मगर बिल्लू को क्रिकेट खेलने का जुनून सवार हो गया था। ब्रजराज की नजर जब भी स्टेडियम के अंदर बिल्लू पर पड़ती, वो उसे निकाल देता। मगर बिल्लू चुपके से घंटों स्टेडियम में खड़ा हुआ क्रिकेट खेलते हुए बच्चों को देखता रहता। एक शाम बिल्लू स्टेडियम के पास में खड़ा था कि तभी एक व्यक्ति बिल्लू के पास आकर बोला, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ बच्चे कि तुम स्टेडियम में खेल रहे बच्चों को घंटों देखते रहते हो। अगर तुम्हें खेलने का इतना ही शौक है तो तुम इनके साथ क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि मैं गरीब हूँ और गरीबों को क्रिकेट खेलने का कोई अधिकार नहीं है। एक बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो व्यक्ति चौंक गया। तुम कौन हो? बिल्लू ने रोते हुए सारी घटना उस व्यक्ति को बता दी। ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम इन बच्चों के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते तो मेरे साथ तो खेल ही सकते हो ना। बिल्लू बड़ी मासूमियत से बोला, अगर मैं आपके साथ क्रिकेट खेलूंगा तो ब्रिजराज अंकल मुझे स्टेडियम से बाहर तो नहीं निकालेंगे ना? बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे पास बैट नहीं है। लेकिन मेरे पास तो बैट है। इतना कहकर वो व्यक्ति अपनी कार के अंदर से बैट निकाल लाया और वो बैट पीले रंग की रोशनी से चमक रहा था। ये पीले रंग की रोशनी क्यों चमक रही है? ये सोने का बैट है बिल्लू, और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। चलो क्रिकेट खेलते हैं। इतना कहकर वो व्यक्ति स्टेडियम के अंदर चला गया और बिल्लू के साथ क्रिकेट खेलने लगा। बिल्लू क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था। बच्चे, तुम एक दिन बहुत बड़े खिलाड़ी बनोगे। उस दिन के बाद बिल्लू रोज रात में स्टेडियम में चला जाता और वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए बिल्लू को स्टेडियम के बाहर ही मिलता। कई लोगों ने बिल्लू को स्टेडियम में उस व्यक्ति के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखा था और ये बात उड़ते उड़ते आखिरकार ब्रिजराज के कानों तक पहुंच गई। रात के समय बच्चे के साथ क्रिकेट कौन खेल सकता है? मुझे जाकर देखना चाहिए। ब्रिजराज अपने स्टेडियम में पहुंच गया, मगर जैसे ही उसने देखा कि उसका पूरा स्टेडियम